दोस्तों इस ब्रह्मांड में आए दिन भयानक घटनाएं होती रहती हैं। कभी किसी सुपरनोवा का विस्फोट होना, किन्हीं दो तारों का आपस में टकराना, किसी ग्रह का दूसरे ग्रह के साथ टकराना या फिर किसी ग्रह के साथ उल्का पिंड की भयानक टक्कर होना। दोस्तों ये सारी घटनाएं एक बहुत बड़ी तबाही लाती हैं। जैसे आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी से एक ग्रह टकराया था जिससे हमारे चांद का निर्माण हुआ था, और मंगल ग्रह पर भी आए दिन उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सोचने वाली बात आती है कि जब वैज्ञानिक किसी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से बाहर भेजते हैं और जब ये अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करता है तो उसके साथ किसी उल्का पिंड से टक्कर क्यों नहीं होती है, या फिर अंतरिक्ष यान इस भयानक टक्कर से कैसे बच जाता है। अब दोस्तों जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है वैसे ही हमारे सौर मंडल में हर एक चीज सूर्य का चक्कर लगाती है, और यहाँ तक कि सूर्य भी अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। और साथ ही हमारा मिल्की वे गैलेक्सी जो कि अरबों तारों और खरबों ग्रहों के साथ एक विशाल ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। दोस्तों भले ही हमारा सौर मंडल इस मिल्की वे गैलेक्सी के लिए एक छोटा सा हिस्सा क्यों ना हो, लेकिन हम इंसानों के लिए ये बहुत ही ज्यादा विशाल है, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान इसे पार नहीं कर पाया है। आप इस बात का अंदाजा इससे ही लगा सकते हैं कि ये विशाल सौर मंडल 4 भागों में बटा हुआ है, जहां सबसे पहले शुरुआत में बात आती है 4 चट्टानी ग्रहों की, जिनमें से एक ग्रह हमारी धरती है जहां हम इंसान रहते हैं। और इन ग्रहों के बाद शुरुआत होती है एक एस्टेरॉयड की बहुत बड़ी दीवार के साथ, और ये चट्टानी दीवार इन 4 चट्टानी ग्रहों को 4 गैसीय ग्रह यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को अलग करती है। और एस्टेरॉयड की इस दीवार को हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये एस्टेरॉयड की दीवार केवल यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इन 4 गैसीय ग्रहों को पार करने के बाद एक और दीवार शुरू होती है जिसे कुइपर बेल्ट कहते हैं, जिसमें कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई हजार किलोमीटर तक विशाल उल्कापिंड लगातार सूरज को ऑर्बिट करते आ रहे हैं। और ये दीवार हमारे 8 ग्रहों और हमारे सौर मंडल की सबसे बाहरी दीवार यानी कि ऊर्ट क्लाउड को अलग करती है। और इन्हीं को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और न्यू होरिज़ोन जैसे स्पेसक्राफ्ट इसे पार कैसे करते हैं, और हमारा स्पेसक्राफ्ट इन एस्टेरॉयड से कभी टकराता क्यों नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं कि कैसे ये स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड बेल्ट, लाखों उल्कापिंड या कुइपर बेल्ट के लाखों उपग्रहों को पार करके अपने मिशन को अंजाम देते हैं, और इस पूरे सफर में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो इसे इन भयानक टक्करों से बचाती है। तो दोस्तों जब भी आप कोई हॉलीवुड या साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से उनका स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड से बचकर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है असल में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। साइंस फिक्शन मूवीज में बहुत ही मुश्किल तरीके से दिखाया जाता है, जबकि इन स्पेसक्राफ्ट्स को यहाँ से निकलना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इसे समझने से पहले हमें एस्टेरॉयड या एस्टेरॉयड बेल्ट को समझना होगा। दोस्तों एस्टेरॉयड की सबसे पहले खोज करने वाले व्यक्ति ग्यासिपे पियाजी था, जो कि एक इटालियन मैथमेटिशियन और एक एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने 1801 में लगभग 1000 किलोमीटर वाले डायमीटर के क्षुद्र ग्रह की खोज की थी, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद था, और इसे पियाजी ने सेरेस एस्टेरॉयड का नाम दिया था। ये वही सेरेस है जिसे हम आज ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में जानते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय इसे एक ग्रह माना गया था। लेकिन 18वीं शताब्दी में सेरेस के बाद ऐसे हजारों एस्टेरॉयड की खोज होने लगी जो साइज में काफी ज्यादा बड़े थे। ये इंसानों द्वारा एस्टेरॉयड बेल्ट की सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन कहा जा सकता है। इसलिए 1802 तक सोलर सिस्टम के इन सभी छोटे बड़े ग्रहों को माइनर प्लेनेट कहा जाने लगा। लेकिन जब जल्द ही इनकी संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंचने लगी तब इन सभी ऑब्जेक्ट का नाम बदलकर एस्टेरॉयड कर दिया गया, यानी कि इन्हें एक क्षुद्र ग्रह माना जाने लगा। और जिन जगहों पर ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं उसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाने लगा। उसके बाद कई दशक बीत जाने के बाद हमारा सामना एक नई एस्टेरॉयड बेल्ट के साथ हुआ, जिसमें कई बड़े ऑब्जेक्ट मौजूद थे, जो कि हमारे सौर मंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में फैली हुई थी। और इसमें कई लाख क्षुद्र ग्रह लगातार सूरज को ऑर्बिट कर रहे थे, जिनमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था प्लूटो, जिसे 18 फरवरी 1930 में एरिजोना की लोवेल ऑब्जर्वेटरी से क्लाइड डब्ल्यू टोम्बक एस्ट्रोनॉमर द्वारा डिस्कवर किया गया था। और इसका डायमीटर 2376 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के मुकाबले 18% था। इसलिए उस समय इसे एक ग्रह मान लिया गया था, और लंबे समय तक प्लूटो नेपच्यून के बाद हमारा 9th प्लेनेट बन चुका था। लेकिन 2006 में इसे ग्रहों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया और ये एक ड्वार्फ प्लेनेट की लिस्ट में आ गया। यानी कि कुल मिलाकर हमारे इस सोलर सिस्टम में ऐसी 2 बड़ी एस्टेरॉयड बेल्ट हैं जिसमें लाखों छोटे बड़े एस्टेरॉयड पाए जाते हैं।
लेकिन इनमें से कई तो इतने बड़े हैं कि जिनका डायमीटर हजारों किलोमीटर है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतने सारे एस्टेरॉइड हमारे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं तो वो हमारी पृथ्वी से क्यों नहीं टकराते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। अब हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर इतने निर्धारित समय और इतनी निर्धारित जगह पर सूरज के चारों ओर चक्कर कैसे लगाती है, तो इसकी सीधी सी वजह है सूरज। क्योंकि सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि सभी प्लैनेट सूरज के ही चारों ओर घूमते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कभी नहीं टकराते हैं क्योंकि इनके पास एक निश्चित ऑर्बिट या फिर एक निश्चित दूरी है जिस पर ये लगातार सूरज के चारों ओर घूमते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि एस्टेरॉइड बेल्ट भी हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है और इसीलिए ये सूरज के चारों ओर बिना आपस में टकराए अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं। लेकिन इस एस्टेरॉइड बेल्ट में कुछ एस्टेरॉइड इतने बड़े हैं कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर ये एस्टेरॉइड आपस में मिल जाते हैं तो ये एक बहुत बड़े प्लैनेट का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे मून से थोड़ा ही छोटा होगा। और मार्स और जुपिटर के बीच में बने इस एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में ऐसे 4 बड़े एस्टेरॉइड हैं जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, जिनमें सेरेस, वेस्टा, पालस और हाइजिया है। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि क्या अभी तक कोई ऐसा मिशन हुआ है जिसने इन सभी एस्टेरॉइड बेल्ट को क्रॉस किया हो? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम सालों से सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई दशकों से अब तक कितने सारे स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। इनमें से आज भी कई स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड बेल्ट के पार गैस जायंट प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं। ये मिशन है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट को नासा द्वारा बनाया गया है, जिन्हें अलग अलग टाइम देकर कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, जिनका मेन मकसद था सोलर सिस्टम को बाहर से जानना और आउटर स्पेस की जानकारी इकट्ठा करना। इन मिशनों में से पहले वॉयेजर 2 को 1977 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 में लॉन्च किया गया था। और जब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था तो वैज्ञानिकों की उम्मीद थी ये केवल 5 सालों तक ही धरती पर डेटा भेज सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों स्पेसक्राफ्ट आज भी काम कर रहे हैं और हमारे सोलर सिस्टम का एक वैल्यूएबल डेटा लगातार हमें भेज रहे हैं, जिनमें से वॉयेजर 2 1989 में ही कुइपर बेल्ट में पहुंच चुका था और आज ये कुइपर बेल्ट को भी पार करके धरती से 133 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी रीजन ओर्ट क्लाउड में पहुंच चुका है। और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। लेकिन दोस्तों जब इन्होंने सोलर सिस्टम में इतनी लंबी दूरी तय कर ली है तो ये स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड बेल्ट या कुइपर बेल्ट से कैसे बचे हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल जवाब है। जैसे कि आपको मूवी में दिखाते हैं कि एस्टेरॉइड एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब हैं, ये सभी आपस में टकरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इनकी बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर के बीच की होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अंतरिक्ष में इतना बड़ा स्पेस होगा तो स्पेसक्राफ्ट्स को उनसे टकराने की जरूरत ही क्या है। उसके लिए वहां से निकलना बिल्कुल आसान है। अभी तो आपने केवल 10,000 किलोमीटर सुना है, जबकि कुइपर बेल्ट में तो दूरी इससे भी ज्यादा होती है और इसके क्षुद्र ग्रह 10,000 किलोमीटर से लेकर कई लाख किलोमीटर की दूरी पर फैले होते हैं। तो अब आप ही बताइए कि स्पेसक्राफ्ट इनसे कैसे टकरा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी स्पेसक्राफ्ट में ऐसी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये एस्टेरॉइड के टकराने से आसानी से बच सकता है। लेकिन ये कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। चलिए मान ही लेते हैं कि बाय चांस स्पेसक्राफ्ट के सामने अगर कोई उल्का पिंड आ जाता है तो उस समय स्पेसक्राफ्ट का क्या होगा? तो इसका उत्तर भी बहुत ही आसान शब्दों में है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि स्पेसक्राफ्ट में लगे स्पीड सेंसर किसी भी उल्का पिंड की स्पीड या उसके डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट अपनी पोजीशन में कुछ डिग्री चेंज करके ही एस्टेरॉइड के टकराव से बच जाता है। चलिए कुछ ऐसे ही टेक्नोलॉजी और सेंसर के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट बच जाते हैं। नंबर 1, नेविगेशन एंड गाइडेंस। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को बिना किसी एस्टेरॉइड से टकराए पास करने के लिए नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम बहुत जरूरी होता है। इस सिस्टम के अंदर स्पेसक्राफ्ट के बहुत सारे सेंसर और इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया जाता है जिनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन, स्पीड और डायरेक्शन को रियल टाइम में मेजर किया जाता है। उन्हीं सेंसर की वजह से स्पेसक्राफ्ट के पास आने वाली प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल कैलकुलेशन की सहायता से प्रिडिक्ट करके उसकी ट्रेजेक्टरी को चेंज किया जाता है, जिससे वो क्षुद्र ग्रह और दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट्स के टकराने से बच जाता है। इस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर स्टार ट्रैकर होता है। इसका काम होता है कैमरे के जरिए स्टार की पोजीशन को लोकेट करके ट्रेस करना, जिसका कंपैरिजन वो अपने सेंसर स्टार चार्ट से करता है। और अगर इस सेंसर को उसमें कुछ भी चेंजेस नजर आते हैं तो वो उस स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन में ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है, जिससे वो आसानी से स्पेस में ट्रेवल कर सके। इसके अलावा लेजर रेंज फाइंडर नाम का एक सेंसर होता है जिसका काम लेजर के द्वारा स्पेसक्राफ्ट और उसके नियरली किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का पता करना होता है। ये सेंसर लगातार स्पेस
स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस को मेजर करता रहता है। अगर इस सेंसर को कहीं भी पोटेंशियल कोलिजन का पता लगता है, ये स्पेसक्राफ्ट में नेसेसरी एडजस्टमेंट के लिए कमांड कर देता है। नंबर 2 पर है ट्रेजेक्टरी प्लानिंग। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजने से पहले वैज्ञानिकों द्वारा उस स्पेसक्राफ्ट की एक ट्रेजेक्टरी प्लानिंग की जाती है, जिसके जरिए वो स्पेसक्राफ्ट का मॉड्यूलेशन सिस्टम बनाते हैं। उसे स्पेस में किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ये पता लगाया जाता है। इस ट्रेजेक्टरी प्लानिंग के जरिए उन्हें स्पेस के क्षुद्र ग्रह और दूसरी बॉडीज के बारे में पता लग जाता है, जिसके बाद वो स्पेसक्राफ्ट को सेफली लॉन्च कर सकते हैं। ट्रेजेक्टरी प्लानिंग में एक कॉमन मेथड यूज होता है, जिसे ग्रेविटी असिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस मेथड के जरिए हम स्पेसक्राफ्ट को स्पीड और डायरेक्शन दे पाते हैं, जो उसे अदर प्लेनेट और सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटी से मिलती है। इस सेंसर का प्रयोग करके, जिसके जरिए स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड बेल्ट या कुइपर बेल्ट के बीच एक पाथ को सेलेक्ट करके ग्रेविटी की मदद से तेजी से निकल जाता है। नंबर 3, कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स। नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम और ट्रेजेक्टरी प्लानिंग के बाद स्पेस में एस्टेरॉयड से टकराने का खतरा बना रहता है, जिसे डेब्रिस अवॉइडेंस मैन्यूवर्स, जिसे डेम्स के जरिए दूर किया जा सकता है। इस सेंसर के जरिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम और डायरेक्शन बदली जा सकती है, जिससे वो एस्टेरॉयड से बचकर निकल सके। किसी भी टकराव से बचने के लिए डेम्स एक खास तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसे थ्रस्ट बर्न कहते हैं, जिसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन एकदम से बदल देता है, जिससे वो उस एरिया से दूर चला जाए जहां पर उसे टकराव होने का खतरा बना रहता है। और कई बार इस सेंसर को पूरी कमांड मिली होती है कि अगर स्पेसक्राफ्ट के पाथ में उसे ज्यादा एस्टेरॉयड या प्रॉब्लम दिखे, तो स्पेसक्राफ्ट का पाथ ऑटोमेटिकली भी बदल सकता है। यानी ये सभी टेक्नोलॉजी इस बात को हमेशा इंश्योर करती है कि हमारे स्पेस प्रोब सोलर सिस्टम में सेफली एक्सप्लोरेशन का काम कर सके। लेकिन दोस्तों, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम को पार करने के बाद अभी कहां पर है, और आखिर वो ऐसी कौन सी भयानक जगहों पर फंस चुके हैं कि अब उनका कैमरा बंद कर दिया गया है, उसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए KMT स्पेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के